जीवन विकास के सूत्र ज्ञान सागर ग्रंथमाला क्रमांक 103 ग्रंथ क्रमांक 94 अध्याय 8 परिपक्व वानप्रस्थ प्रौढ़ावस्था। जीवन का पूर्वार्ध व्यतीत होने पर 50 वर्ष की आयु में व्यक्ति प्रौढ़ावस्था के दूसरे चरण में पहुंचता है, जहां इसे अब विरक्ति का अभ्यास करना है, अधिकार मुक्त दायित्व का अनुभव करना है, उसे अपने स्वभाव में समरस बनना है और वास्तव में भरा पूरा प्रौढ़ बनना है। युवा सर्वत्र कार्यशक्ति का मूर्त रूप है तो प्रौढ़ सर्वत्र बुद्धि शक्ति का मूर्त रूप है। उसे अब विरक्ति के साथ साथ मुक्ति की ओर यात्रा करनी है। विरक्ति में सर्वाधिक कार्यशक्ति का परिचय करवाना है। आसक्ति से मुक्त होना ही विरक्ति है। ऐसी विरक्ति तृप्ति का अनुसरण करती है। इसलिए पूर्व प्रौढ़ावस्था में तृप्ति और उसके स्वाभाविक अनुक्रम में उत्तर प्रौढ़ावस्था में विरक्ति, यह जीवन साधना का स्वरूप है। उत्तर प्रौढ़ावस्था में अब वानप्रस्थ में प्रवेश है, परंतु प्रौढ़ावस्था के यह 10 वर्ष तृप्ति से विरक्ति की ओर तथा अधिकार से अधिकार मुक्ति की ओर संक्रमण काल है। अधिकार मुक्त दायित्व का उत्तम कार्य स्वरूप घर में युवा पीढ़ी को छत्र बनकर मार्गदर्शन और समाज में सेवा का दायित्व लेना है। यह सबके सब नए अनुभव हैं। स्वयं ही अपने आप का शिक्षक बनकर सीखने की बातें हैं। यदि गुरु प्राप्त हो जाए तो बड़ा ही भाग्य है। गुरु प्राप्त हो जाए तो भी पुरुषार्थ तो स्वयं का ही होता है। व्यक्ति का वानप्रस्थाश्रम समाज की महती आवश्यकता है। यह बात आज दुर्लभ बन गई है, यह सत्य है, परंतु हमने यदि विचार और नियोजन शुरू किया तो असंभव भी नहीं है। विषय बिंदु 1, वानप्रस्थ क्या है? वानप्रस्थ का अर्थ है जिसने वन की ओर प्रस्थान किया है, ऐसा व्यक्ति। क्या अच्छे खासे भरे पूरे घर और कुटुंब को छोड़कर वन में जाना है? क्यों जाना चाहिए? वन में न कोई सुविधा है, न रक्षण, न कोई स्वजन है, न परिजन। कहाँ रहेंगे? कहाँ खाएंगे? क्या खाएंगे? निर्वाह कैसे होगा? कमाई कैसे होगी? ऐसे अनेक प्रश्न वानप्रस्थ शब्द सुनते ही उठ खड़े होते हैं। बात सत्य है। आधा जीवन पूर्ण होने पर मनुष्य को घर परिवार को छोड़कर या तो पति पत्नी दोनों को या पत्नी को पुत्र के साथ छोड़कर अकेले ही वन में जाकर रहना है। वन में जो भी घास, वन्य अनाज, फल, मूल, कंद मिलते हैं वही खाना है। भिक्षा नहीं मांगनी है। यज्ञ, अतिथि सत्कार आदि करना है। जब तब ज्ञान की साधना करनी है और आंतरिक जीवन विकास करना है। युग बदलने के साथ वानप्रस्थ शब्द का वाच्यार्थ न रहकर लक्ष्यार्थ अधिक ग्राह्य होने लगा। वैदिक काल में वाच्यार्थ ही व्यवहार में था, परंतु धीरे धीरे परवर्ती काल में उसका लक्ष्यार्थ ही व्यवहार में अपनाया जाने लगा। अब वृत्ति प्रवृत्ति से मानसिक रूप में वानप्रस्थ होना, परंतु निवास घर में ही करना, ऐसा उसका स्वरूप हुआ है। आज वन में जाकर रहने का प्रचलन हुआ तो वनों में नगरजन और ग्रामजनों के लिए नई बसाहटें बननी शुरू हो जाएंगी। अतः गृह वानप्रस्थ ऐसा नया शब्द हमें अपनाना होगा। जीवन विकास में वानप्रस्थाश्रम का बहुत महत्व है। उसी प्रकार समाज व्यवस्था में भी वानप्रस्थाश्रम का बहुत महत्व है। आज के संदर्भों में इस पर विचार करना आवश्यक है। विषय बिंदु 2, परिपक्वता। प्रौढ़ावस्था की अवधि 25 वर्ष की है। उनमें 15 वर्ष बीत चुके हैं। प्रौढ़ावस्था परिपक्व हुई। अब आशय बदलने का समय आ गया। प्रौढ़ावस्था में प्राप्त समझदारी से ही अब आश्रम बदलना सुलभ होना चाहिए। उसी समझदारी से अब वानप्रस्थ बनने के आड़े जो अवरोध हैं उन्हें दूर करना चाहिए। वानप्रस्थ बनने में विशेष रूप से मानसिक अवरोध अधिक होते हैं। उनमें मुख्य है अधिकार से मुक्ति। गृहस्वामी और गृहस्वामिनी के अधिकार से मुक्ति पाना बहुत कठिन होता है। अन्य किसी के आश्रित होने का विचार तक सहा नहीं जाता, कल्पना तक नहीं की जा सकती। दूसरा मानसिक अवरोध है उपभोग से मुक्ति। खान पान, वस्त्रालंकार, आनंद प्रमोद, नृत्य गीत, विहार विनोद तथा अन्य अनेक प्रकार के से जो उपभोग का रस मिल रहा है उसे छोड़ना भी उतना ही कठिन है। यह संभव भी नहीं लगता और आवश्यक भी नहीं लगता। अनिवार्यता न तो न हो या विवशता न हो तो क्यों छोड़ना चाहिए, ऐसा लगता है। छोड़ना विवशता नहीं, छोड़ना आवश्यक है। छोड़ना मुक्ति है, छोड़ना विकास है, छोड़ना जीवन विकास है। यह समझने के लिए परिपक्वता काम आती है। यदि पूर्वावस्था में तृप्ति और संतोष का अनुभव किया है तो छोड़ना सरल होता है, स्वाभाविक होता है। विषय बिंदु 3, वानप्रस्थ हेतु व्यवहारिक अवरोध।
वानप्रस्थ बनने हेतु वर्तमान समय में कुछ व्यवहारिक अवरोध हैं। इन्हें तत्काल दूर करना भी संभव नहीं होता। इन अवरोधों को दूर करने के दीर्घावधि के प्रयास क्या हो सकते हैं, इसका तो स्वतंत्र रूप से विचार करना चाहिए। अभी तो इन अवरोधों का स्वीकार कर चलना ही उचित है। पहला अवरोध है पुत्र पुत्रियों का विवाह नहीं होना, उनका गृहस्थाश्रम स्थिर नहीं होना। हमारा ही विवाह समय से न होने के कारण और आज भी विवाह बड़ी आयु में होने का प्रचलन होने के कारण पुत्र और पुत्री विवाह योग्य अब हो रहे हैं। पुत्र का अर्थार्जन भी स्थिर हो रहा है। जब तक वे गृहस्थाश्रम में स्थिर नहीं होते हैं तब तक आयु वानप्रस्थ के अनुकूल होने पर भी वानप्रस्थ स्वीकार करना संभव नहीं है। दूसरा अवरोध है स्वयं की नौकरी का। नौकरी से निवृत्ति की आयु 58, 60 या 62 होती है। उस नौकरी का धन, प्रतिष्ठा, बढ़ोतरी आदि छोड़ने का साहस नहीं होता। चारों ओर लोग छोड़ भी नहीं रहे हैं, इसलिए भी वानप्रस्थ मन के अनुकूल नहीं लगता। वानप्रस्थ बनकर क्या करना है, इसकी स्पष्टता नहीं होना भी बड़ा अवरोध है। इस विषय में घर में, समाज में, सरकार में या विश्वविद्यालय में कोई चर्चा ही नहीं चलती। इसलिए भी उचित समय पर वानप्रस्थाश्रम का स्वीकार करने में कठिनाई होती है। इन अवरोधों को दूर करने के तरीके भी व्यवहारिक स्तर पर ही ढूंढने चाहिए, उसमें शिथिलता नहीं बरतनी चाहिए। विषय बिंदु 4, व्यवहारिक अवरोधों को दूर करने के व्यवहारिक उपाय। आयु में उचित समय पर उचित कार्य कर सकें, इस दृष्टि से जीवन का नियोजन कैसे करें, इसे समाज प्रबोधन का विषय बनाना चाहिए। 20 वर्ष की आयु में अर्थार्जन का प्रारंभ हो सके और अधिकतम 25 या 24 वर्ष की आयु में विवाह हो सके, इस प्रकार शिक्षा प्राप्त करने की अवधि निश्चित करनी चाहिए। अपनी 50 वर्ष की आयु में कम से कम बड़े पुत्र का विवाह होकर उसका गृहस्थाश्रम स्थिर हो जाए, इस प्रकार से नियोजन करना चाहिए। अपना स्वयं का अर्थार्जन 45 से 50 वर्ष की आयु में पूर्ण हो जाए, इस प्रकार से नियोजन करना चाहिए। वानप्रस्थाश्रम की समाज में स्वीकृति हो, ऐसा सामाजिक वातावरण बनना चाहिए। सरकारी नौकरियों में 50 वर्ष निवृत्ति की समय सीमा हो। वर्तमान की अपेक्षा छोटी आयु में विवाह होना, छोटी आयु में माता पिता बनना, 2 से अधिक संतानें होना, छोटी आयु में अर्थार्जन प्रारंभ होना और कम आयु में निवृत्त होना, ऐसा क्रम बनने में 2 पीढ़ियां तो लग सकती हैं। तब तक 55 से 60 वर्ष के बीच निवृत्त हो सकें, ऐसी व्यवस्था बनानी चाहिए। स्वेच्छा निवृत्ति का प्रकार आज भी चलता तो है ही, उसका प्रचलन बढ़ाना चाहिए। यह गणित बहुत अटपटा नहीं है, उल्टे वैज्ञानिक, मनोवैज्ञानिक और व्यवहारिक रूप से उचित है। विषय बिंदु 5, वृद्धावस्था में स्वास्थ्य हेतु प्रौढ़ावस्था में स्वास्थ्य रक्षा। प्रौढ़ावस्था तो महत्वपूर्ण है ही, परंतु उसके बाद आने वाली दीर्घ वृद्धावस्था के लिए आवश्यक सावधानी अभी इस अवस्था में रखने की आवश्यकता है। अभी सावधानी नहीं रखी तो वृद्धावस्था में कुछ नहीं कर सकते। मुख्य बात है स्वास्थ्य की। सबका अनुभव है कि वृद्धावस्था अस्वास्थ्य का पर्याय बन जाती है। अस्वास्थ्य जीवन विकास में बड़ी बाधा बनता है। इसकी पूर्व तैयारी प्रौढ़ावस्था में ही करनी होती है। वर्तमान और भविष्य दोनों के लिए शरीर स्वास्थ्य अच्छा रखना, यह अब वानप्रस्थ प्रौढ़ावस्था का दायित्व है। स्वास्थ्य रक्षा हेतु आहार विहार का संयम, व्यायाम, अभ्यंग, सुख निद्रा, शरीर श्रम अत्यंत आवश्यक है। अब तो ज्ञानपूर्वक इन सभी बातों का व्यवहार होना चाहिए। खड़े होकर भोजन बनाना, कुर्सी मेज पर भोजन बनाना, नित्य सोफे पर ही बैठना, नित्य पलंग पर सोना, झाड़ू पोछा नहीं लगाना आदि बातों के कारण नीचे बैठना, पालथी लगाना कठिन और धीरे धीरे असंभव हो जाता है। पेट बढ़ते ही और घुटने और कमर दर्द की शिकायत बढ़ जाती है। मधुमेह और उच्च रक्तचाप को तो हम जैसे कि निमंत्रण देकर बुलाते हैं। दांत, कान और आंखें दुर्बल होती हैं। इन सब से सावधानी पूर्वक बचना चाहिए। आगे लंबी आयु सुख से जीना है, ऐसा संकल्प करना चाहिए। यह 10 वर्ष इस दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण है। विषय बिंदु 6, उपभोग मुक्त होने की प्रक्रिया। परिवर्तन की प्रक्रिया प्रवाह के समान निरंतर चलती है। जीवन में भी ऐसा ही होता है। केवल प्रवाह के लिए दिशा निर्धारित करनी होती है। परिपक्व प्रौढ़ावस्था में अब वानप्रस्थ की ओर जीवन प्रवाह को मोड़ना है। यह दिशा उपभोग से मुक्त होने की है। उपभोग में सुख है, इसका अनुभव हमने लिया है। अब उपभोग मुक्ति में उससे भी अधिक सुख है, इसका अनुभव लेना है। इस विषय में शास्त्र क्या कहते हैं, यह हमने पढ़ा है, उपदेश सुने हैं, अनुभवियों के उदाहरण देखे हैं,
अप्रत्यक्ष अनुभव लेना है। क्रमशः उपभोग कम करते जाना ही इसका व्यवहारिक मार्ग है। वस्त्रालंकार, आमोद प्रमोद कम करने या नाटक सिनेमा आदि की मात्रा कम करते जाना ही प्रयोग है। इसका अर्थ यह नहीं है कि इनका तिरस्कार करना है, उनसे दूरी बनाते जाना ही व्यवहारिक मार्ग है। प्रत्यक्ष छोड़ने से भी अधिक मन से छोड़ना महत्वपूर्ण है। आसक्ति नहीं गई और प्रत्यक्ष त्याग किया तो वह अधिक कष्टकारी होता है। पदार्थ से भी पदार्थ की आसक्ति अधिक हानिकारक होती है। आसक्ति कम करने के लिए मन को समझाने का प्रयास करना चाहिए। सांसारिक पदार्थों से परे अधिक मूल्यवान बातें होती हैं, यह समझना चाहिए। इस दृष्टि से स्वाध्याय करना, अच्छे लोगों की संगति बढ़ाना, शांत बैठने का, मौन रहने का और जप करने का क्रम अपनाना चाहिए। यह मन की शिक्षा के उपाय हैं। विषय बिंदु 7, अधिकारों के हस्तांतरण की प्रक्रिया। पुत्र को गृहस्वामी बनने की प्रायोगिक शिक्षा देना हर पिता का कर्तव्य है। इस दृष्टि से एक और तो कुल परंपरा का परिचय करवाना, कुल रीति समझाना, धीरे धीरे पूजा, व्रत, अनुष्ठान, समाज में कुटुंब का प्रतिनिधित्व आदि बातें सिखाना और उनका मानस तथा कुशलता दोनों बनाने का क्रम अपनाना चाहिए। दूसरी ओर पुत्र वधू को गृह स्वामिनी के दायित्वों को निभाने के लिए तैयार करना हर माता का कर्तव्य है। पुत्र वधू दूसरे घर से आई है, इसलिए कुछ सावधानी पूर्वक और कुछ कुशलता पूर्वक यह कार्य करना है, परंतु वह अपने पुत्र के साथ मिलकर कुल परंपरा को आगे बढ़ा सके, इस प्रकार उसे शिक्षित करना चाहिए। ऐसा करते समय विचार भेद, मानस भेद, व्यवहार भेद, दो पीढ़ियों में अंतर निर्माण न करें और परस्पर विमुखता, उपेक्षा, शिकायत और आलोचना को जन्म न दें। इसकी सावधानी रखना प्रौढ़ों का काम है, क्योंकि अधिक अनुभव, अधिक समझदारी और अधिक कुशलता की अपेक्षा उन्हीं से रखी जा सकती है। अनेक कारणों से आजकल यह अधिक हो गया है, यह सत्य है, परंतु अपनी सूझबूझ से ही इसका हल निकाला जा सकता है। परामर्श भले ही किसी से मिले। इस प्रक्रिया को करते हुए एक दिन शुभ मुहूर्त पर पुत्र और पुत्रवधू को आधिकारिक रूप से गृहस्थाश्रम का दायित्व देकर प्रौढ़ पति पत्नी वानप्रस्थ को अंगीकार कर सकते हैं। यदि समारोह पूर्वक ऐसा किया तो समाज को एक अच्छा दिग्दर्शन हो सकता है। विषय बिंदु 8, अर्थार्जन से मुक्ति। गृहस्थाश्रम का एक महत्वपूर्ण आयाम है अर्थार्जन। अर्थार्जन के अनेक माध्यम हैं। कोई नौकरी करता है, कोई मजदूरी, कोई व्यापार करता है, कोई उत्पादन, कोई केवल परामर्श करता है, कोई ठेकेदारी। अर्थार्जन के अनेक प्रकार हैं, अनेक माध्यम हैं। बिना अर्थार्जन के गृहस्थी चलती नहीं। वानप्रस्थ में प्रथम आवश्यकता है अर्थार्जन नहीं करने की। काम करना और अर्थार्जन करना दो भिन्न विषय हैं। काम नहीं छोड़ना है, अर्थार्जन छोड़ना है, यही सबसे कठिन बात है, क्योंकि अर्थार्जन के लिए ही काम किया जाता है, ऐसा समीकरण प्रस्थापित हो गया है। काम अच्छा है इसलिए कर रहे हैं, काम आवश्यक है इसलिए कर रहे हैं, काम अच्छा लगता है इसलिए कर रहे हैं, काम करने से सेवा होती है इसलिए कर रहे हैं, काम करना हमारा स्वभाव है इसलिए कर रहे हैं, काम करना हमारी कुशलता है इसलिए कर रहे हैं, काम करना हमारा धर्म है इसलिए कर रहे हैं। यह सब हम भूल गए हैं, अथवा कभी ऐसा विचार ही नहीं किया था, क्योंकि अर्थार्जन और काम अभिन्न भाव से जुड़ गए थे। अब काम को अर्थार्जन से स्वतंत्र कर अपनाना है। वानप्रस्थ की यही खूबी है। काम को अर्थार्जन और अधिकार से मुक्त करो, स्वभाव और सेवा से जोड़ो। अर्थार्जन से मुक्त होने के साथ साथ अर्थ के विनियोग से भी मुक्त होना होता है। व्यय करने का अधिकार भी नहीं रहता है, केवल काम करने का अधिकार रहता है। वानप्रस्थ धर्म की यह बड़ी शिक्षा है और कठिन तपश्चर्या की अपेक्षा करती है। विषय बिंदु 9, अर्थ व्यवहार से मुक्त होने का अर्थ। वानप्रस्थ का अर्थ है समस्त अर्थ व्यवहार से मुक्ति, अर्थात अर्थ के दायित्व और अधिकार से मुक्ति। इसका तात्पर्य समझना चाहिए। अब धन कमाना नहीं है और खर्च भी करना नहीं है, तो हमारा निर्वाह कैसे चलेगा? स्पष्ट है, हमारे निर्वाह का दायित्व अब पुत्र का है, क्योंकि वह अब गृहस्वामी है। एक घर में एक ही गृहस्वामी होता है, एक से अधिक नहीं। हमें कदाचित पति पत्नी दोनों ने ही अर्थार्जन किया है। हमारी बचत है, हमारा बैंक खाता है, हमारी पेंशन है। इस पर क्या हमारा अधिकार रह सकता है? नहीं, यह भी हमारा नहीं है। अर्जित किया हुआ अर्थ भी अब पुत्र का ही है, क्योंकि हमारे निर्वाह का दायित्व उसका है। हम यदि किसी कार्य में दान करना चाहते हैं तो नहीं कर सकते, क्योंकि हमारे पास अब धन नहीं है। दान करने का अधिकार भी गृहस्थ का है। समाज भी वानप्रस्थ से धन की अपेक्षा नहीं करता। वानप्रस्थ समय का
बुद्धि का, कुशलता का दान कर सकता है। जब हम ब्रह्मचर्य आश्रम में थे तब भी अर्थ के विषय में आश्रित ही थे, अब वानप्रस्थ में भी पुनः आश्रित बनना है। तब पिता के आश्रित थे, अब पुत्र के। तब जो पुत्र हम पर आश्रित था उसी पुत्र पर हम आश्रित हैं। विशेष अंतर नहीं आया है, परंतु उसका स्वीकार करना कठिन तो है ही। यही वानप्रस्थ की शिक्षा है जो अति मूल्यवान है। प्रौढ़ावस्था की परिपक्वता उसमें बहुत काम आती है। विषय बिंदु 10, अधिकार और अर्थार्जन से मुक्त होकर क्या करें। अधिकार और दायित्व से मुक्त इसलिए होना है ताकि इससे भी अधिक महत्वपूर्ण कार्य हम कर सकें। हमारा प्रौढ़ परिपक्व मानस जो कर सकता है वही करने के लिए मुक्त होना है। जीवन विकास में हम आगे बढ़ सकें इसलिए मुक्त होना है, प्रगति के लिए मुक्त होना है। अब समाजाभिमुख होना है, समाज को जानना है, समाज व्यवस्था को समझना है, समाज की धारणा कैसे होती है यह समझना है, समाज का मानस, समाज की आवश्यकता और समाज का व्यवहार कैसे होता है इसका आकलन करना है। समाज धारणा हेतु जिन बातों की आवश्यकता होती है उनकी पूर्ति करने में हमारी क्या भूमिका हो सकती है इसका विचार करना है। समाज सेवा के अनेक क्षेत्र हैं, उनमें हम अपने ज्ञान, कौशल, अनुभव, रुचि, सुविधा के अनुसार क्या योगदान कर सकते हैं यह तय कर उस क्षेत्र में कार्य करना है। ज्ञान सेवा, संस्कार सेवा, रुग्ण सेवा, अन्न सेवा, परमार्थ सेवा, परिचर्या सेवा, आपत्ति सेवा आदि अनेक क्षेत्रों में कार्य करने की आवश्यकता है। उनमें व्यक्तिगत रूप से या संस्था अथवा संगठन में जुड़कर हम सेवा कर सकते हैं। सेवा निरपेक्ष होती है, परंतु निरपेक्ष सेवा के भी नियम होते हैं। ये नियम सज्जनों का शिष्ट आचरण होता है। इन नियमों का पालन सेवा क्षेत्र को, समाज को और स्वयं हमें व्यवस्थित रखते हैं। इन नियमों का स्वीकार करने की मानसिकता बनानी चाहिए। विषय बिंदु 11, अर्थनिरपेक्ष होने के अवरोध। भारत की समाज व्यवस्था की मूल इकाई कुटुंब है। कुटुंब के केंद्र में गृहस्वामी और गृहस्वामिनी है। कुटुंब के मूल संबंध पति पत्नी, माता पिता और संतानें तथा भाई बहन हैं। शेष सारे संबंध इन 3 संबंधों के आधार पर बनते हैं। कुटुंब रचना में पति और पत्नी 2 व्यक्ति नहीं माने जाते, वे एक ही होते हैं। सारे अधिकार, सारे दायित्व दोनों के मिलकर ही होते हैं। वंश परंपरा पुत्र और पुत्रवधू से आगे बढ़ती है। पुत्री किसी दूसरे वंश की परंपरा को आगे चलाने के लिए विवाहित होकर उस घर में जाती है। किसी भी कुटुंब में गृहस्वामी और गृहस्वामिनी एक ही होते हैं और अर्थ विषयक व्यवहार भी एक ही के अधीन रहता है। यह सारी व्यवस्था आत्मीयता के आधार पर चलती है, जहां अधिकार प्राप्त व्यक्ति अन्यों का विचार प्रथम करता है और स्वयं का सबसे अंत में। अर्थात गृहस्वामी और स्वामिनी प्रथम विचार माता पिता का तथा अन्य वृद्धों का, दूसरे क्रम में संतानों का, फिर नौकरों चाकरों का, फिर पालतू पशुओं का, फिर भिक्षुकों का और अंत में अपने स्वयं का विचार करते हैं। यह व्यवस्था आज पूर्ण रूप से बिखर गई है। शिक्षा उसका एक कारण है, कानून उसका दूसरा कारण है। परिवर्तित हुई व्यवस्था में कुटुंब मूल इकाई नहीं है, व्यक्ति है। व्यक्ति को अपने स्वतंत्र अधिकार और दायित्व हैं, इसलिए नौकरी एक को ही मिलती है, बैंक खाता एक का ही है और जिसकी कमाई उसका पैसा, उसका ही अधिकार होता है। उसमें वानप्रस्थ की संकल्पना नहीं पनप सकती। विषय बिंदु 12, इन अवरोधों का हम क्या करें। हमारे ऋषियों द्वारा बनाई हुई समाज व्यवस्था और वर्तमान समाज सुधारकों, स्वतंत्रतावादियों और आधुनिकतावादियों द्वारा निर्दिष्ट और कानून के द्वारा स्वीकृत समाज व्यवस्था तथा उसके अंतर्गत कुटुंब व्यवस्था में अंतर है। एक दूसरे से विपरीत दिशाओं में जाने वाली विचारधाराओं का यह अंतर है। इस व्यवस्था में वानप्रस्थ का कोई स्थान नहीं है, संन्यास की भी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। इस स्थिति में भी यदि हमें भारतीय कुटुंब व्यवस्था को तथा जीवन विकास की भारतीय कल्पना को अपनाना है तो हम क्या करें, उपाय क्या है। कानून के द्वारा दिया गया दायित्व तो हम छोड़ नहीं सकते, वह अपराध होगा और उसका दंड होगा, परंतु कानून के द्वारा दिया गया अधिकार तो हम छोड़ सकते हैं, उसमें कोई अपराध नहीं है। घर के जितने भी सदस्यों की जिस भी रूप में जो भी आय हो वह गृह स्वामिनी के बैंक खाते में ही जमा हो, यह व्यवस्था तो सहजता से की जा सकती है। लेखा, आयकर आदि के प्रश्नों को हल करना तो सरल है। ऐसा होगा तो गृह स्वामिनी वास्तव में गृह लक्ष्मी होगी और लक्ष्मी की कृपा सदैव बनी रहेगी। कम शिक्षित, कम आधुनिक देशी लोगों को यह बात सहजता से समझ में आएगी। इसके लिए कुटुंब में परस्पर प्रेम चाहिए। प्रेम से ही विश्वास उत्पन्न होता है। थोड़ी समझ और दूरदृष्टि भी चाहिए। कुटुंब प्रबोधन की भी आवश्यकता रहेगी। जीवन विषयक भारतीय दृष्टि की शिक्षा मिलनी चाहिए, उसकी भी व्यवस्था की जा सकती है।
इस प्रकार की कुटुंब व्यवस्था में ही वानप्रस्थ संभव है, नहीं तो सब कुछ छोड़कर पुत्र और पुत्रवधू के आश्रित स्वेच्छा से बनने का साहस कोई कैसे करेगा। विषय बिंदु 13, वानप्रस्थ के अवरोध और प्रौढ़ समझदारी। हिंदू समाज व्यवस्था के 4 आश्रमों की व्यवस्था में अज्ञान, अल्प ज्ञान और विपरीत ज्ञान यह बड़ा अवरोध है। अतः माता पिता को संतानों को जन्म देने के बाद उनके संगोपन के साथ साथ अपने भविष्य के बारे में विचार कर संतानों के संगोपन के साथ उसे जोड़ना चाहिए। युवा पीढ़ी और प्रौढ़ पीढ़ी की परस्पर एक शिकायत रहती है। युवा पीढ़ी को लगता है कि प्रौढ़ पीढ़ी को आज के ज़माने की रीत समझती ही नहीं है, वे पुरानी बातें ही थोपना चाहते हैं। प्रौढ़ पीढ़ी को लगता है कि युवा पीढ़ी उच्छृंखल है, वे अपने आप को कुछ अधिक ही सियाने समझते हैं और बड़ों की बात मानना, बड़ों का आदर करना उन्हें आता ही नहीं है। यह मनोदशा तो तीसरी पीढ़ी तक पहुंची है। पौत्रों को भी ऐसा ही लगता है। स्त्रियों को लेकर कुटुंब व्यवस्था में और भी अधिक समस्या है। उसे गृहलक्ष्मी बनना मान्य नहीं है, घर में बड़ों का होना ही मान्य नहीं है। जितना अधिक बड़ा नगर, अधिक उच्च शिक्षा, अधिक अच्छी कमाई और स्वयं की भी अच्छी कमाई, वहाँ यह मानसिकता अधिक है। ऐसे में पुत्र और पुत्रवधू के साथ रहना भी कठिन है, तो फिर वानप्रस्थ होना तो सर्वथा असंभव है। तत्काल इसका हल मिलता नहीं, 20 वर्ष पूर्व से इसका विचार किया हुआ होना चाहिए। अतः वर्तमान प्रौढ़ लोगों ने स्वयं के वानप्रस्थ के साथ साथ अथवा उससे अधिक दूसरी पीढ़ी के वानप्रस्थ के बारे में विचार करना चाहिए। अपने पुत्र पुत्रवधू का और पौत्र पौत्रियों का मानस अनुकूल कैसे बनाया जाए, यही इस अवस्था में प्रौढ़ों के लिए गहरे अध्ययन का विषय है। विषय बिंदु 14, स्वविवशता। वानप्रस्थ का स्वीकार करने में विवशता एक बड़ा अवरोध है। विवशता विविध प्रकार की होती है। विवशता को पाटने में ही प्रौढ़ समझदारी की परीक्षा होती है। यदि पुत्र की कमाई अपेक्षाकृत कम है, पिता की अच्छी है, पुत्र को पिता की कमाई की अपेक्षा है, उसे उसकी पत्नी को और बच्चों को संतोष नहीं हो, तो कुटुंब में कोई भी अर्थार्जन छोड़ने की अनुमति नहीं देगा, पत्नी भी साथ नहीं देगी। पुत्र की कमाई अच्छी भी हो तो भी वह माता पिता को अपने साथ रखना नहीं चाहता, तब भी अर्थार्जन छोड़कर उसके आश्रित होना संभव नहीं। मानसिक कठिनाइयाँ तो झेली जा सकती हैं, परंतु व्यवहारिक कठिनाइयों का सामना करना कठिन है, असंभव है। प्रौढ़ावस्था में यदि स्वास्थ्य गड़बड़ा गया तो आश्रित होने में और भी कठिनाई है। मानसिक रूप से जो माता पिता पुत्र के अधिक पढ़े लिखे होने के कारण अथवा उसकी कमाई अधिक होने के कारण अपने आप को हीन और दबा हुआ मानते हैं, तब समझदारी गायब हो जाती है और मुक्त प्रौढ़ावस्था और साधना में वानप्रस्थ संभव ही नहीं होता। अतः प्रौढ़ावस्था में मानसिक साधना की अत्यंत आवश्यकता है। मानसिक संतुलन, विवेक, स्वस्थता, दुखी न होने का धैर्य, संयम और तितिक्षा की साधना करनी होती है। दुखी और शोकग्रस्त नहीं होना अपने आप में चुनौती है। विद्यालय महाविद्यालय की शिक्षा से उच्च विद्या विभूषित को भी यह साधना करने की आवश्यकता है। यह प्रौढ़ावस्था की शिक्षा है। विषय बिंदु 15, जीवन को समझना। इस जन्म के जीवन का आधा हिस्सा पूर्ण हुआ। स्वयं की शिक्षा दीक्षा, उपभोग और कुटुंब के प्रति दायित्वों को निभाने की यह बहिर्मुखी यात्रा थी। अब आंतरिक यात्रा शुरू करने का समय है। तब जीवन को समझने का, अपने जीवन को और जगत के जीवन को समझने का अब समय है। मैं कौन हूँ, कहाँ से आया हूँ, क्यों आया हूँ, कहाँ जाना है, यह जीवन कैसे चलता है, आदि प्रश्न मन में उठने का और उन प्रश्नों के उत्तर खोजने हेतु साधना करने का यह समय है। यह जगत क्या है, जगत का व्यवहार कैसा है, मेरा जगत के साथ क्या संबंध है, इस जगत को किसने बनाया है, क्यों बनाया है और उसका क्या होने वाला है, आदि प्रश्न उठने का और उनके उत्तर खोजने का यह समय है। भगवान कौन है, जिसे भगवान मानते हैं वही क्यों भगवान है, उसमें इस जगत को बनाने की शक्ति कहाँ से आई, मेरा भगवान से क्या संबंध है, जगत में इतने सारे भगवान क्यों हैं, कौन सा भगवान सबसे बड़ा है, आदि प्रश्नों के उठने का भी यह उचित समय है। इस प्रकार जीवन, जगत और जगत के ईश के बारे में जानना, अपना स्थान पहचानना और अपने जीवन का कोई आंतरिक लक्ष्य भी है क्या, इसका चिंतन शुरू होने का यह समय है। ऐसे चिंतन के लिए ही हमारे लिए अधिकार और अर्थार्जन से मुक्ति की योजना हुई है। इसका पूर्ण उपयोग करने में ही प्रौढ़ता है। अब गंवाने का हमारे पास समय नहीं है, बहुत काम है और काम में ही आराम है। विषय बिंदु 16, काम का स्वरूप सेवा। वानप्रस्थ प्रौढ़ावस्था बहुत सक्रिय है, बहुत काम है,
परंतु इस काम का स्वरूप सेवा का है। अब हमें सेवा करनी है, कुटुंब की सेवा और समाज की सेवा। सेवा की प्रथम शर्त है निस्वार्थता और निरपेक्षता। जिसकी सेवा कर रहे हैं उससे किसी भी भौतिक लाभ की अपेक्षा नहीं करना, इतना ही नहीं तो कृतज्ञता की भी अपेक्षा नहीं करना, यह समझना चाहिए। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसके अनुकूल बनना आना चाहिए। जिसकी सेवा कर रहे हैं इस पर हम उपकार नहीं कर रहे, उल्टे उसी का हम पर उपकार है, ऐसी भावना बननी चाहिए। जिसकी सेवा कर रहे हैं उसका व्यक्ति या समाज का भला हो, इसलिए सेवा नहीं कर रहे। सेवा करने से हमारा चित्त शुद्ध होगा, इसलिए हम सेवा कर रहे हैं, ऐसा मनोभाव बनना चाहिए। इसका अर्थ यह नहीं है कि समाज का या व्यक्ति का भला होता है कि नहीं, यह हम देखें ही नहीं। सेवा में कृति भावना बुद्धि तीनों सम्मिलित हैं। सेवा का कोई भी प्रकार बुद्धि प्रधान है, कोई भावना प्रधान तो कोई कृति प्रधान होता है, परंतु हमेशा तीनों साथ ही रहते हैं या रहने चाहिए। जिसकी सेवा करते हैं वह भगवान का ही स्वरूप है, ऐसा मानने से वह भगवान की ही सेवा हो जाती है। वह सेवा भी शुद्ध होती है, सेवा लेने वाले को भी शुद्ध बनाती है और करने वाले को भी शुद्ध बनाती है। इस प्रकार अनेक दिशाओं में एक साथ सक्रिय होने के कारण प्रौढ़ावस्था का वानप्रस्थ अत्यंत व्यस्ततापूर्ण होता है। यह मुक्त व्यस्तता है। भोगों के लिए समय कहाँ। विषय बिंदु 17। जीवन जगत और जगत का ईश क्या है यह समझना है, अपने बारे में जानना है, कुटुंब की और समाज की सेवा करनी है, शरीर और मन के स्वास्थ्य की रक्षा करनी है। इतने सारे काम हैं, तब भोग के लिए समय कहाँ है। अध्ययन, ध्यान, सत्संग, चिंतन आदि सब करना है। मुक्त होने का अर्थ समझना है। अब तक जो जीवन प्रवाह रहा उससे भी परे कोई प्रवाह है, उससे श्रेष्ठ कोई जीवन है, ऐसा सुनने के बाद वह क्या है इसका अनुभव लेना है। तब भोग के लिए समय कहाँ। आधा जीवन पूर्ण हुआ, जीवन चक्र ऊपर आ गया, अब उसकी गति नीचे की ओर है। अब के आधे जीवन की दिशा और है। अब हम बड़े हुए, बड़ा होना क्या होता है, बदली हुई दिशा कौन सी है यह समझना। अब आश्रम भी बदला है, बदले हुए आश्रम में स्थित होना है। इतनी अधिक व्यस्तता, तब भोग के लिए समय कहाँ। अब तक सब लिया है, अब देना है, परंतु जैसे ही देते हैं नया कुछ प्राप्त हो जाता है, नया मिलता है। वह तो आश्चर्यचकित कर देने वाला है। लेने के, देने के और देने के बाद प्राप्त होने के क्रम को समझने लगे हैं। तब भोग के लिए समय कहाँ। अब जो सामने मिलेगा खाएंगे, रस लेकर खाएंगे, जो हाथ में आएगा पहनेंगे, सुंदर समझकर पहनेंगे। किसी ने उपेक्षा की, हमारी बात नहीं मानी तो कोई बात नहीं, भगवान उसका भला करे। अब ऐसी क्षुल्लक बातों के लिए समय कहाँ है। विषय बिंदु 18। विरक्ति की साधना। खाने पीने, पहनने ओढ़ने, आनंद प्रबोध करने में सुख होता है। संसार बसाने में, बालकों को जन्म देने में, गृहस्थी निभाने में सुख होता है। समाज में यश और प्रतिष्ठा प्राप्त करने में सुख होता है, परंतु उससे परे, उससे बढ़कर भी कोई सुख होता है। संतोष का सुख, त्याग का सुख, विरक्ति का सुख, साधना का सुख। यह अनुभूति अब हृदय में उठने लगी है। उसे उठने देना है, दबाना नहीं है। वह अधिक मुखर हो इसलिए शांत रहना है, मौन रहना है, अंदर के उस स्वर का अनुसरण करना है। बिना विरक्ति के सेवा नहीं हो सकती, बिना विरक्ति के त्याग नहीं हो सकता, बिना विरक्ति के विकास नहीं हो सकता। अतः विरक्ति के भाव को पकने देना है। विरक्ति क्या है। यह सारे सांसारिक सुख अच्छे हैं, आनंद देने वाले हैं, तथापि वे शाश्वत नहीं हैं, अल्पकालीन हैं, गहरे तक पहुँचने वाले नहीं हैं, ऊपरी हैं, आंतरिक नहीं हैं, केवल बाहरी हैं। अतः उनके ही पीछे लगना पर्याप्त नहीं है, उससे श्रेष्ठ के लिए प्रयास करने ही चाहिए। यह समझ विरक्ति के भाव को पुष्ट करने वाली है। यही परिपक्व प्रौढ़ावस्था का लक्षण है। ऐसी विरक्ति एकदम नहीं आती, अभी तो इसका प्रारंभ है। यह दीर्घ अवधि की साधना है। अभी तो इस दिशा में शिक्षा का प्रारंभ हुआ है। आगे शिक्षा प्राप्त करने हेतु दीर्घ अवधि की वृद्धावस्था है। प्रौढ़ावस्था के यह 10 वर्ष तो इसका सूत्रपात है, इसकी नांदी है। नांदी अर्थात अभ्युदय। विषय बिंदु 19। प्रौढ़ावस्था में विकास के आयाम।
प्रौढ़ावस्था के दूसरे चरण अर्थात 50 वर्ष के बाद के 10 वर्ष की अवधि में परिवर्तन के मुख्य 2 आयाम हैं। एक है स्थिति में परिवर्तन, अर्थात अब आश्रम परिवर्तन हुआ है, हमने गृहस्थाश्रम से वानप्रस्थाश्रम में पदार्पण किया है। दूसरा है दिशा में परिवर्तन, हम बाह्य से आंतरिक विकास की ओर अभिमुख हुए हैं। आवश्यकता है हम इन दोनों बातों को समझें और मन से स्वीकार करें। जब तक हम मन से स्वीकार नहीं करते, हमारी उलझन, विवशता और छटपटाहट बढ़ती जाती है। ऐसा नहीं है कि एक ही दिन में सब कुछ हो जाएगा, इसलिए तो हमें 10 वर्ष की अवधि भी प्राप्त हुई है। पूर्व तैयारी के लिए प्रौढ़ावस्था का प्रथम चरण भी मिला था, इसलिए स्वस्थता पूर्वक इस प्रक्रिया से गुजरना है, इसकी उपेक्षा नहीं करनी है। स्वयं के पुरुषार्थ से प्रक्रिया को होने देना है और उसका स्वीकार करना है। मन और बुद्धि की शिक्षा इस अवस्था में महत्वपूर्ण है। मन अधिक शांत और अनासक्त होना चाहिए, बुद्धि अधिक विशाल और उदार होनी चाहिए। विशाल बुद्धि से बाहर की समझ बढ़ती है, उदार बुद्धि से अंदर की। मन और बुद्धि से अपने आप को जानने की शक्ति प्राप्त होती है। अब अध्ययन का विषय हम स्वयं हैं। अधिकांश यह स्व अध्ययन अर्थात स्वाध्याय से ही होता है। विषय बिंदु 20 वृद्धावस्था की ओर। देखते ही देखते 10 वर्ष बीत गए। वानप्रस्थ शुरू होकर स्थिर हुआ। प्रौढ़ावस्था परिपक्व होते होते पूर्णता को भी प्राप्त हुई। अब स्वागत करना है वृद्धावस्था का, जीवन की दीर्घतम अवधि की अवस्था का, जीवन विकास के अंतिम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण पड़ाव का। भोग कम हुए, भोगों की आसक्ति कम हुई, अधिकार छोड़े, अधिकार के अहंकार से मुक्त हुए, आश्रित बने, स्वेच्छा से आश्रित बने, परंतु दीनता नहीं आई। आत्मविश्वास बढ़ा, उत्तेजनाएं कम हुई तो विचारों और भावों में स्थिरता प्राप्त हुई। व्यक्तियों के स्वभाव, व्यवहार, मानस पहचानने की, घटनाओं का मूल्यांकन करने की और स्थितियों का आकलन करने की क्षमता बढ़ी। तटस्थ भाव अपनाने के कारण ऐसा हुआ। किसी विषय में हमारे अभिप्राय का मूल्य बढ़ा। आसपास के लोग भी इसे जानने और मानने लगे। इससे कुटुंब की और समाज की सेवा करने की योग्यता बढ़ी। अपनत्व का दायरा बढ़ा। कुटुंब से आगे बढ़कर समाज के लिए भी आत्मीयता बढ़ी। हमारा ही विस्तार हुआ, उतना ही आंतरिक विकास भी हुआ। परिवर्तन की स्थिति और दिशा का अनुभव भी प्राप्त हुआ। अब अस्पष्टता समाप्त हुई और सर्वार्थ में वानप्रस्थ जीवन के लिए हमने वृद्धावस्था में पदार्पण किया। अस्तु। राम राम, राधे राधे, हरे कृष्ण।